आकांक्षा का परिवार ऋषिकेश में रहता था। आकांक्षा का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसके पापा सुरेंद्र ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी। आकांक्षा की माँ ने उसके पापा से कहा, सुरेंद्र, आकांक्षा की पढ़ाई अभी बंद कराना ठीक नहीं। जब तक उसकी नौकरी कहीं नहीं लग जाती, हमें उसे पढ़ाते रहना चाहिए। आकांक्षा को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यादव जी का लड़का राहुल पुलिस में लग गया है। तुम तो जानती ही हो, मैं और राकेश यादव कितने लंबे समय से दोस्त हैं। मैंने आकांक्षा की शादी राकेश के बेटे से तय कर दी है। नौकरी लड़के की लगी है। लड़के के आत्मनिर्भर हो जाने से हमारी लड़की आत्मनिर्भर नहीं हो जाएगी, और फिर भविष्य का क्या पता। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? लड़के की सरकारी नौकरी है और आकांक्षा की उससे शादी हो जाएगी तो भला आकांक्षा को नौकरी करने की क्या जरूरत? मेरे होते हुए क्या तुम्हें कभी भी नौकरी करने की जरूरत पड़ी? बताओ मुझे। सुरेंद्र ने अपनी पत्नी का मुंह बंद कर दिया और कुछ दिनों बाद शादी की पक्की बात करने यादव जी के घर पहुंचा। राकेश, एक दूसरे के परिवार को तो हम जानते ही हैं। सीधे शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। ऐसे कैसे डेट फिक्स हो जाएगी? पहले लेन देन की बात तो हो जाए। आज से पहले तो तुमने लेन देन की कभी कोई बात नहीं की, और फिर हम अपनी बेटी को शादी में सारा सामान तो देंगे ही। हमारा लड़का सरकारी नौकर है तो लेन देन की बात तो होगी ही। हमें सामान के साथ एक कार और 10 लाख रुपए नगद चाहिए। सुरेंद्र ने किसी तरह कार का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन वह नगद कैश सिर्फ 7 लाख ही दे पाया। जैसे तैसे शादी तो हो गई, लेकिन शादी के दौरान राकेश का परिवार मुंह फुलाए रहा। शादी के बाद भी आकांक्षा को आए दिन अपने ससुराल में ताने सहने पड़ते। उसका पति राहुल उसे पैसों के लिए परेशान करता रहता। तुम्हारे पापा ने शादी में हमें सिर्फ 7 लाख रुपए ही दिए थे। तुम्हारे पापा की आधी सैलरी हर महीने मुझे चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है? मेरी एक छोटी बहन है, मेरे घर पर भी तो खर्चे हैं। क्या उन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है? ये सब कुछ मैं नहीं जानता। पैसे लेकर आओ अपने घर से, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आकांक्षा की शादी ना टूटे इसलिए उसके पापा ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा आकांक्षा के पति को देना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन आकांक्षा के पापा का एक्सीडेंट हो गया। इलाज में बहुत खर्चा हुआ, लेकिन सुरेंद्र बच नहीं पाया। आकांक्षा की माँ के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें छोटी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाना था और साथ में घर का खर्चा तो था ही। इनकम का कोई सोर्स नहीं था। सारे पैसे सुरेंद्र के इलाज और आकांक्षा की शादी में खर्च हो चुके थे। आकांक्षा की माँ के दिमाग में एक आइडिया आया। उनका घर बिल्कुल रोड पर था और हर साल ऋषिकेश में बहुत से टूरिस्ट घूमने आते थे। आकांक्षा की माँ ने घर को ही एक रेस्टोरेंट में बदल दिया। माँ अपनी छोटी बेटी के साथ मिलकर रेस्टोरेंट चलाने लगी। एक दिन आकांक्षा रोती हुई अपने माँ के पास आई। क्या हुआ आकांक्षा? क्या ससुराल वालों ने फिर से तुम्हें परेशान किया? माँ, राहुल ने मुझे तलाक दे दिया है। काश शादी होने से पहले मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई होती तो आज मुझे किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना पड़ता। बेटी, जो हो चुका उसे याद करके परेशान होने से कोई फायदा नहीं। राहुल और उसके परिवार ने तुम्हारे साथ जो किया है वो उसका परिणाम जरूर भुगतेंगे। तुम हमारे साथ हमारे रेस्टोरेंट में हाथ बटाओ। अगर रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आकांक्षा भी अपनी माँ के रेस्टोरेंट में काम करने लगी। रेस्टोरेंट में बहुत कम लोग आ रहे थे। एक दिन आकांक्षा ने अपने और अपने परिवार पर हुई आप बीती पर एक आर्टिकल लिखकर एक न्यूज़पेपर की ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया। आकांक्षा ने वो आर्टिकल महिलाओं को जागरूक करने के लिए लिखा था और उसमें बताया था कि शादी से पहले महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है। वो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छप गया और लोगों को बहुत पसंद आया। सहानुभूति दिखाने के लिए लोग आकांक्षा की माँ के रेस्टोरेंट पर उमड़ पड़े। उस आर्टिकल के द्वारा उनके रेस्टोरेंट की अच्छी पब्लिसिटी हो गई। बहुत से टूरिस्ट उनके रेस्टोरेंट में आने लगे और रेस्टोरेंट से अच्छी कमाई होने लगी। उधर राहुल ने ढेर सारा दहेज लेकर दूसरी शादी कर ली थी। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी को भी उसी तरह छोड़ने की कोशिश की जैसे आकांक्षा को छोड़ा था।
लेकिन राहुल की दूसरी पत्नी के घर वालों ने राहुल के ऊपर दहेज प्रथा का केस ठोक दिया। एक दिन राहुल आकांक्षा के रेस्टोरेंट में आया। आकांक्षा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी दूसरी पत्नी ने मेरे ऊपर दहेज प्रथा का केस लगाया है। उसने मेरे परिवार पर बहुत झूठे आरोप भी लगा दिए हैं। तुम मेरी तरफ से गवाही दे दो तो शायद मैं केस जीत जाऊं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर मैं केस जीत गया तो मैं तुम्हें वापस अपने घर बुला लूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ। तुम जैसे लालची लोगों को अपने कर्मों का फल भुगतना ही चाहिए। मैं गवाही बिल्कुल नहीं दूंगी। राहुल और उसके परिवार को दहेज लेने के जुर्म में जेल हो गई। उधर आकांक्षा और उसकी माँ ने अपना बिजनेस बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने शहर में 2 जगह और रेस्टोरेंट खोले और उनमें महिलाओं को ही काम पर रखा। आकांक्षा और उसकी माँ अपने शहर में कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। दोस्तों, इस कहानी का संदेश ये है कि लड़कियों का शादी से पहले आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में पता नहीं उन्हें किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाए। मनोरमा की माँ की मृत्यु के बाद मनोरमा और उसके बीमार पति घर में अकेले रह गए। मनोरमा के चाचा चमन अपने परिवार के साथ तुरंत मनोरमा के घर आ धमके। भैया, आप बीमार रहते हैं और लड़की को घर से बाहर काम करने के लिए भेजना ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ यहाँ चला आया ताकि आपको पैसों की परेशानी ना हो और हम लोग आपकी देखभाल कर सकें। चमन और उसकी पत्नी ने मनोरमा के पिता को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। उन लोगों की नजर मनोरमा के घर को हड़पने पर थी। धीरे धीरे उनकी पत्नी और दोनों बेटियों ने मनोरमा को घर का नौकर बना दिया। मनोरमा के पिता की दवा का खर्च और उन्हें खाना देने के बदले मनोरमा की चाची उससे रगड़ कर घर का काम कराती। चाची की दोनों बेटियां कॉलेज में पढ़ने जाती थीं। मनोरमा भी अपने चाचा से कहती कि उसका कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए, लेकिन चमन किसी न किसी बहाने टाल देता। पढ़ाई में पैसा लगता है, हम तुम्हारे पापा की दवाई का खर्चा उठाएं या तुम्हें कॉलेज भेजें, तुम खुद ही फैसला करो। धीरे धीरे मनोरमा ने कॉलेज जाने का सपना छोड़ दिया। खाली समय मिलने पर मनोरमा अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने चली जाती और वहाँ बैठकर रोती। माँ, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चली गई? माँ, मैं आपके बिना बहुत अकेला महसूस करती हूँ। चाची और उनकी लड़कियों का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है। मनोरमा अपनी माँ की कब्र के पास नाचा भी करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे नृत्य सिखाया था। गांव का सबसे अमीर आदमी था सेठ रामजीमल। रामजीमल के बेटे को नृत्य से लगाव था। एक दिन गांव में एक आदमी ढोल बजाकर घोषणा करने आया। सुनो सुनो सुनो, श्री राम जी मल के सुपुत्र अभिषेक विवाह करना चाहते हैं। आज से ठीक 3 महीने बाद उनके घर 3 दिन का नृत्य का कार्यक्रम चलेगा। जो भी लड़की अभिषेक के साथ अच्छा नृत्य करेगी, अभिषेक उसी से विवाह करेंगे। मनोरमा की चाची खबर सुनकर बहुत खुश हुई। सुनिए जी, हमारी दोनों बेटियां बहुत सुंदर हैं। अगर ये डांस सीख लें तो इनमें से किसी एक की जरूर रामजीमल के बेटे से शादी हो जाएगी। फिर रामजीमल की सारी धन दौलत हमारी बेटी की मुट्ठी में होगी। मनोरमा की चाची ने अपनी दोनों बेटियों को एक महंगे डांस स्कूल में डांस सीखने भेज दिया। उधर मनोरमा भी मन ही मन अभिषेक के साथ नाचने का सपना देख रही थी। जब भी वो घर में नाचना शुरू करती, उसकी चाची उसे कोई न कोई काम बता देती। चाची जानती थी कि मनोरमा की माँ ने उसे नाचना सिखाया है, इसलिए डांस प्रोग्राम से एक दिन पहले चाची ने मनोरमा से कहा, मनोरमा, अगर तुम सेठ रामजीमल के घर नाचने गई तो मैं तुम्हारे पिताजी की दवाई बंद कर दूंगी। 3 दिन के डांस प्रोग्राम की पहली शाम चाची अपनी बेटियों को लेकर प्रोग्राम में चली गई। मनोरमा भी चुपके उनके पीछे गई। रामजीमल की कोठी पर बैठे चौकीदार ने मनोरमा को उसके साधारण कपड़े देखकर रोक दिया। गरीबों की एंट्री नहीं है, ऐसे अरे गहरे सब चले आ रहे हैं, जाओ यहाँ से। मनोरमा अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोने लगी।
माँ की कब्र पर अचानक एक सुंदर लाल रंग की ड्रेस और एक जोड़ी सैंडल आ गए। मनोरमा उन्हें पहनकर तुरंत प्रोग्राम में पहुंची। मनोरमा का चेहरा नहीं दिख रहा था, उसने चेहरा ढक रखा था। अभिषेक ने मनोरमा के साथ डांस किया, लेकिन रात के 9 बजते ही मनोरमा अभिषेक से बोली, मुझे जाना होगा। मैंने अभी तक जितनी भी लड़कियों के साथ डांस किया है, उनमें तुम्हारा डांस सबसे बेहतर लगा। क्या तुम कुछ देर और नहीं रुक सकती? नहीं, मनोरमा को अपनी चाची के घर पहुंचने से पहले ही घर पहुंचना था। वह कोठी की दीवार से कूदकर घर की ओर भाग गई। मनोरमा गेट से नहीं गई, क्योंकि गेट से चाची अपनी बेटियों को लेकर जा रही थी। मनोरमा ने रास्ते में ही अपनी हाई हील की सैंडल उतार दी ताकि वह तेजी से दौड़ सके। अभिषेक मनोरमा के पीछे पीछे गया था। उसे मनोरमा के सैंडल मिल गए। अगली रात अभिषेक सैंडल लिए मनोरमा का इंतजार करता रहा, लेकिन मनोरमा उस रात नहीं पहुंची, क्योंकि उस रात मनोरमा के पापा की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी। अभिषेक गांव की सारी लड़कियों में मनोरमा को ढूंढ रहा था। पिछली रात मनोरमा ने अपना चेहरा ढक रखा था, इसलिए अभिषेक को मनोरमा का चेहरा नहीं पता था। अभिषेक जिद पकड़कर बैठ गया कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा जिसकी ये सैंडल है। मनोरमा जब अगले दिन भी प्रोग्राम में नहीं आई, तो अभिषेक सैंडल लेकर हर घर में उस लड़की को ढूंढने लगा जिसके पैर में सैंडल बिल्कुल फिट आ जाए। लड़की को ढूंढते ढूंढते अभिषेक मनोरमा के घर पहुंचा। मनोरमा की चाची ने अपनी दोनों लड़कियों को आगे कर दिया। पहली लड़की बोली, ये सैंडल मेरे हैं। तो ठीक है, इन्हें पहनकर डांस करके दिखाओ। लड़की के पैरों के हिसाब से सैंडल काफी छोटा था। उसने जबरदस्ती सैंडल पहन लिए और नाचने की कोशिश की। पड़ोस में एक गड्ढा था जिसमें कीचड़ और पानी था। पहली लड़की उसी गड्ढे में जा गिरी। ये सैंडल तुम्हारे नहीं हैं। तब चाची की दूसरी लड़की बोली, ये सैंडल मेरे हैं। ठीक है, तो इन्हें पहनकर नाच कर दिखाओ। दूसरी लड़की का पैर और भी बड़ा था। उसने जैसे ही सैंडल पहने, सैंडल की बद्दियां उखड़ गईं। ये सैंडल तुम्हारे भी नहीं हैं। क्या इस घर में कोई और लड़की रहती है? नहीं नहीं, यहाँ और कोई लड़की नहीं रहती। अभिषेक मनोरमा के घर से जाने ही वाला था कि उसने अंदर से मनोरमा के पिता के खांसने की आवाज सुन ली। वह घर के अंदर गया। उसने देखा कि मनोरमा अपने पिता को दवाई पिला रही है। अभिषेक ने मोची को बुलाकर सैंडल बनवाए और मनोरमा से कहा, जरा ये सैंडल पहनकर दिखाओ। मनोरमा के पैर में सैंडल बिल्कुल फिट आ गए और उसने अच्छा डांस करके दिखाया। वो तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। अभिषेक ने मनोरमा से विवाह किया। वह मनोरमा और उसके बीमार पिता को अपनी कोठी में ले गया। मनोरमा की लालची चाची और उनकी बेटियां मनोरमा का मुंह देखती रह गईं।